इंसान अपने अत्यधिक विकसित दिमाग के कारण ही पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, लेकिन यह विकास अभी रुका नहीं है। समय के साथ साथ मनुष्य का दिमाग और भी विकसित होता जा रहा है और इसी विकास की अंतिम सीढ़ी है महामानव, जो अपने मानसिक शक्तियों से मौसम बदल सकता है, तारों को हिला सकता है और किसी के भी दिमाग को कब्जे में ला सकता है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग मेरे वश में है लड़के, और बिना मेरी इजाजत के तुम पलक भी नहीं झपका सकते। यह सच कह रहा है। मेरा पूरा बदन जड़ हो गया है। आज मेरा दिमाग मेरा कहना नहीं मान रहा। संसार का सबसे वीरान इलाका अगर कोई है तो वह उत्तरी ध्रुव का बर्फीला इलाका, लेकिन यहाँ की अनछुई बर्फ पर भी मानव के पैर के छाप पड़ने लगे हैं और इन पैरों में भारतीय पैर भी शामिल है। हमारे नए स्टेशन के लिए यह स्थान कैसा लगा नारायणन? बहुत अच्छा। यह स्थान थोड़ी ऊंचाई पर भी है कैप्टन सी, इससे हमको दूर दूर तक सर्वेक्षण करने में काफी आसानी रहेगी। लेकिन यह देखिए कैप्टन, यह तो ग्रेफाइट है, यानी ज्वालामुखी का जमा हुआ लावा। हाँ सर, मेरा ख्याल है कि इस समय हम एक मृत ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। तुम ठीक कह रहे हो राघवन, लेकिन ज्वालामुखी अब मर चुका है, दोबारा इसके फटने की संभावना शून्य है। हम अपना स्टेशन यहीं पर बनाएंगे और शीघ्र ही एसिटिलीन की टॉर्चों की तेज गर्मी बर्फ को तेजी से पिघलाने लगी। बर्फ की कठोर सतह पर लोहे के गार्डर गाड़ने के लिए गड्ढे बनने लगे और तभी पूरी जमीन हिल उठी। यह क्या भूकंप तो नहीं आ रहा है? लेकिन आने वाली मुसीबत भूकंप जितनी मामूली नहीं थी। इस मुसीबत का एक सिर था। हे भगवान, अब तू ही रक्षा करना। लेकिन कैप्टन सिंह, यह तो एक मांसाहारी डायनासोर है, टायरेनोसोरस रेक्स। लेकिन यह यहाँ। राघवन, तुरंत संदेश भेजो। इसके आगे कैप्टन सिंह को बोलने का मौका नहीं मिला और न ही नारायणन को। हेलो इंडियन हेडक्वार्टर, नॉर्थ पोल मिशन, हमने यहाँ पर एक डायनासोर। टायरेनोसोरस को अपनी सदियों पुरानी भूख शांत करनी थी और राघवन के पास अब डरने का भी वक्त नहीं बचा था। भूख शांत हो जाने के बाद भयानक डायनासोर एक तरफ बढ़ा और दो पैरों के पास पहुंचकर पालतू कुत्ते की तरह शांत हो गया। और वहां से हजारों किलोमीटर दूर राजनगर के कमांडो हेडक्वार्टर में, कैप्टन, हमारे ट्रांसमीटर पर कोई अजीब संदेश आ रहा है। क्या? सुनो, हमारा ऑटोमेटिक रिकॉर्डर संदेश दोबारा सुना रहा है। हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन, हमने यहाँ पर एक डायनासोर और आज के युग में इसका क्या मतलब हो सकता है? ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं करीम। नॉर्थ पोल मिशन के हेडक्वार्टर पहुंचकर सब 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और वैसे भी उन तक यह मैसेज तुरंत पहुंचना बहुत आवश्यक है। और लगभग आधे घंटे बाद, हेलो इंडिया हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन, हमने यहाँ पर एक डायनासोर। बस हमारे ट्रांसमीटर में इतना ही संदेश ग्रहण किया सर। यह संदेश तो हमारे ट्रांसमीटर पर भी आया है और यह हमारे नॉर्थ पोल मिशन के रेडियो मैन राघवन की आवाज है। लेकिन इस संदेश का क्या मतलब हो सकता है? डायनासोर और इस युग में यह तो संभव है। बात तो सही है सर। जब तक मैं जानता हूँ डायनासोर आज से 150 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। हाँ, और वे सारे अचानक ही खत्म हो गए। क्यों और कैसे, यह कोई नहीं जानता। यह संदेश से यह भी साफ है कि हमारा पूरा अभियान दल किसी भयानक विपत्ति में घिरा हुआ है। उनको तुरंत मदद पहुँचानी बहुत जरूरी है और किसी भी सहायता दल को तैयार करने में वक्त लगेगा। सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं तुमसे यही कहना चाहता था ध्रुव, पर यह जानते हुए भी कि वहाँ जान का खतरा हो सकता है, तुम जाने को तैयार हो? सर, मैं सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ पर जान का खतरा हो, और किसी जगह पर मेरा क्या काम? मैं जानता हूँ ध्रुव कि अगर कोई यह काम कर सकता है तो वह तुम हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए तुरंत एक रिफिल प्लेन का इंतजाम करता हूँ। और शीघ्र ही ध्रुव अपने फर्ज को निभाने के लिए पृथ्वी के उत्तरी छोर की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर दूर दूर तक बर्फ के ठंडे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाँ, वे रहे उनके उपकरण। मुझे भी प्लेन को वहीं उतारना चाहिए, लेकिन उस उतरने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से रिफिल प्लेन को डायनासोर के जबड़े से बचाया, लेकिन डायनासोर की पूंछ की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। हवाई जहाज के पीछे एक जबरदस्त टक्कर लगी। हवाई जहाज कुछ क्षणों के लिए ध्रुव के नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन उसने शीघ्र ही प्लेन पर काबू पा लिया। इस पर तो पिस्तौल की गोली का भी कोई असर नहीं होगा। मैं इस दुर्लभ को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन बिना इसको खत्म किए मैं अभियान दल की तलाश करने के लिए उतर भी तो नहीं सकता।
ध्रुव ने लीफिंग प्लेन का रुख सीधे डायनासोर की तरफ मोड़ दिया। लीफिंग प्लेन तेजी से डायनासोर की तरफ बढ़ रहा था। उसी क्षण ध्रुव प्लेन से कूद पड़ा, लेकिन न जाने कैसे डायनासोर तक पहुंचने से पहले ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ध्रुव के सामने साक्षात मौत खड़ी, लेकिन ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से अपने होशो-हवास कायम रखे। अब मुझको सिर्फ लोहे की ये रस्सी बचा सकती है, जिसका प्रयोग शायद यहाँ पर स्टेशन बनाने के लिए किया जाने वाला था, लेकिन अब मेरी जान बचाने का काम आएगा। और फिर रस्सी के दूसरे छोर को पकड़कर ध्रुव का बदन हवा में लहरा उठा। सर्कस में सदा हुआ उसका शरीर फिरकी की तरह हवा में घूमने लगा और भयानक डायनासोर टायरोनोसोरस की गर्दन पर एक मजबूत शिकंजा कसने लगा। आखिरकार उसके कांपते पैरों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और डायनासोर का विशाल शरीर एक वृक्ष की तरफ बर्फ पर आ गिरा। इससे पहले कि ये बदसूरत होश में आ जाए, मुझे इसको बांध देना चाहिए। और तभी शाबाश मानो, आज तुमने मुझे वह दृश्य दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे ये क्या, ऐसा लगता है मानो कोई मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो मानो, तुम इसको टेलीपैथी या मानसिक संपर्क कह सकते हो। अपने पीछे मुड़कर देखो। और आश्चर्य से जड़ हो गया। तो तुम कौन हो? आप बोलो मानो, अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो। खास तौर से उसकी जो तुमसे 200 करोड़ साल बड़ा है। 200 करोड़ साल? आश्चर्य मत करो, मैं मनुष्य का भविष्य हूँ। मनुष्य आज से करोड़ों साल बाद मुझ जैसा ही दिखेगा। लेकिन तुम, मेरा मतलब आप यहाँ कैसे आए? यानी आप समझे ना? हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ हमेशा से था। आए तो तुम हो मानो। वैसे मेरे जन्म की बात बहुत पुरानी है, अब तो ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, यानी कि सारी जमीन एक ही स्थान पर थी। सूर्य उस वक्त आज की तुलना में दोगुनी तेजी से चमकता था। पृथ्वी पर वायुमंडल भी बहुत पतला था। रहस्यमयी जीवनदायिनी किरणों के कारण पृथ्वी पर जीवन बहुत तेजी से शुरू हुआ। मैंने अपना जीवन एक अकेली कोशिका से शुरू किया था, जो न जाने कैसे उत्तरी ध्रुव तक पहुंच गई थी। सूर्य की किरणों से हर दिन मुझ में इतना परिवर्तन हो जाता था, जितना आज शायद 1 लाख वर्षों में भी न होता हो। न जाने कितने चरणों से गुजरकर मैं आखिरकार मानव के रूप में पहुंचा। लेकिन मेरा विकास यहीं समाप्त नहीं हुआ। मेरा मस्तिष्क विकसित होता ही चला गया और आखिरकार मुझ में इतनी मानसिक शक्तियां विकसित हो गई कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे एक सितारे को भी मानसिक तरंगों से नष्ट कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मेरा विकास बर्फीले प्रदेश में हो रहा था, इसलिए मुझसे जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। गर्मी मेरे दिमाग पर बेहोशी का असर कर देती है, इसलिए मुझे पृथ्वी के गर्म प्रदेशों में विकसित हो रहे प्राणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल जब मेरा विकास ध्रुव प्रदेश में हो रहा था, उस वक्त सूर्य की किरणें गर्म प्रदेश में भीमकाय जानवरों को पैदा कर रही थी। वे जानवर जिनको तुम डायनासोर कहते हो। और जब तक मुझे इस बात का ज्ञान होता, वे जीव पूरी पृथ्वी पर छा चुके थे। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके जैसे कीड़े पृथ्वी पर पनपे, क्योंकि पृथ्वी मेरा घर थी। और अपनी जैसी प्रजाति को विकसित करने के लिए मुझे पूरी पृथ्वी की जरूरत थी। इसलिए मैंने डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म करने की ठानी। यह काम मेरे लिए मामूली सा था। चूँकि डायनासोर गर्म प्रदेश के प्राणी थे, इसलिए उनसे ठंड सहन नहीं होती थी। यह सोचकर मैंने अपनी मानसिक तरंगों की मदद से पूरी पृथ्वी को बर्फ से ढकने की योजना बनाई। मैंने अपनी मानसिक तरंगों को केंद्रित किया और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगी। डायनासोर बिलबिलाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे जहाँ भी जाते उन्हें सिर्फ बर्फ मिलती। वे सब कीड़ों की तरह एक एक करके मरने लगे और आखिरकार पृथ्वी साफ हो गई। मैं जानता हूँ, इस युग को हम लोग हिमयुग या आइसिस कहते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? तभी एक दिन मुझको बर्फ में दबा एक गोला दिखाई पड़ा। मुझ में यह जानने की उत्सुकता हुई कि यह क्या है। मैंने उसे उठा लिया और यही मुझसे गलती हो गई।
वह गोला वास्तव में एक टायरेनोसोरस का अंडा था जो न जाने कैसे जिंदा बच गया। और भटकते भटकते उत्तरी ध्रुव आ पहुंचा था। वह मुझको अंडा उठाते देखकर मुझ पर तेजी से लपका और इससे पहले कि मैं अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित कर पाता, मुझे एक जोरदार टक्कर लगी। मेरा सिर चक्कर खाने लगा, इसलिए मैंने मानसिक तरंगों को हमले के लिए फोकस नहीं कर पाया और अपने बचाव में भागा और घबराहट में एक बड़े से गड्ढे में आ गिरा। बदकिस्मती से वह गड्ढा एक ज्वालामुखी का मुहाना था। मुझ पर सिर की चोट और तीव्र गर्मी के कारण बेहोशी छाने लगी, लेकिन बेहोश होते होते भी मैंने अपने आप को मानसिक तरंगों के गोले में ढक लिया। पर पूरी घटना के दौरान वह अंडा मेरे हाथ में ही था और फिर मैं करोड़ों सालों के लिए सो गया। इस दौरान यह अंडा भी फूट गया और डायनासोर अपनी नींद में ही बढ़ता गया। मेरी नींद करोड़ों सालों बाद तब टूटी जब 3 मानवों ने ज्वालामुखी के मुहाने पर जमी बर्फ में गड्ढा किया और उनको डायनासोर ने खा लिया। महामानव, और तुमने उन लोगों को बचाने की कोशिश तक नहीं की? क्या जब कोई छिपकली कीड़े को खा रही होती है तब तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो? यानी तुम्हारी नजर में हम मानव कीड़े हैं? याद रखो कि तुम भी मानव ही थे। तुम मानव तो कभी बंदर थे, लेकिन फिर भी तुम लोग बंदरों को मारने में कोई बुरा नहीं समझते। अरे अच्छा रहने दो, बस यह बताओ कि तुम्हारे जैसा तीव्र विकास सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर ही क्यों हुआ? पृथ्वी के अन्य भागों पर विकास धीमे क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर पूरे 6 महीने तक दिन रहता है, मूर्ख। और उस वक्त सूर्य को लगातार 6 महीने तक पड़ने वाली किरणें विकास की गति को लाखों गुना बढ़ा देती, इसलिए मेरा विकास इतनी तेजी से हुआ। लेकिन मेरी बेहोशी के दौरान पृथ्वी पर पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे। इस तरह तरह की गैसें वायुमंडल में शामिल होने लगी। वायुमंडल घना होने लगा और अब तो हालत ये हो गई है कि सूर्य की उन जीवनदायिनी किरणों का 90% भाग तो वायुमंडल के पार ही नहीं आ पाता है। इसलिए आज मनुष्य का विकास बहुत धीरे हो रहा है। पर अब मैं आ गया हूँ, मानव की चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मानसिक शक्तियों से वायुमंडल को फिर से इतना हल्का कर दूंगा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें फिर से पूरी तरह से आ सके, ताकि विकास की गति फिर से तेज हो सके। लेकिन इससे तो हम मनुष्य दम घुटकर मर जाएंगे। मत जाने दो, जो भी प्रगति की राह पर रोड़ा अटकाएगा उसे मरना ही पड़ेगा। पर एक बात बताओ, मनुष्य ज्यादा ठंड नहीं सह सकता है, लेकिन तुम इतनी ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के कैसे खड़े हो? यह मेरी बहन श्वेता द्वारा बनाए गए एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का कमाल है, लेकिन यह बात तो तुम मेरे दिमाग में भी पढ़ सकते थे। नहीं, मैं सिर्फ विचार पढ़ सकता हूँ जो तुम सोचते हो। चूँकि इस वक्त तुम यह बात नहीं सोच रहे थे, इसलिए मैं यह नहीं पढ़ पाया। लेकिन बस आज की बातें बहुत हो गई। मेरी मानसिक तरंगों ने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान लिया है। अब मैं तुमको वहाँ भेजता हूँ जहाँ से पूरी पृथ्वी को मेरे जागने की सूचना मिल जाएगी। लेकिन कैसे? मेरा हवाई जहाज तो नष्ट हो गया है। मैं तुमको उन मानसिक तरंगों द्वारा ही भेजूंगा जिनसे मैंने तुम्हारा यान नष्ट किया था। और अगले ही पल ध्रुव को अपने जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने अपने आप को समुद्र के ऊपर उड़ता पाया। ध्यान रहे मानो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। तुमको इन 2 दिनों में मुझे यह बताना है कि पृथ्वीवासी क्या चाहते हैं, मुझसे सहयोग या अपनी मौत। इसी वक्त इटली के एक विशाल मैदान में विश्व कप फुटबॉल का फाइनल मैच खेला जा रहा था, जिसको स्टेडियम में उपस्थित लाखों दर्शकों के अलावा लगभग पूरा विश्व टेलीविज़न पर देख रहा था। और तब कई अरब आंखों ने वह दृश्य देखा जिसके सामने फुटबॉल का रोमांच फीका पड़ गया। तभी एक आवाज़ गूंजी, विश्व भर के मेरे भाई और बहनों, मैं भारत देश का एक वासी सुपर कमांडो ध्रुव हूँ। मुझे आप सबको यह सूचना देने के लिए भेजा गया है जिस पर हमारी पृथ्वी का जीना या मरना निर्भर करता है। और ध्रुव की पूरी बात सुनते ही पूरी दुनिया हरकत में आ गई। उस लड़के की बात सही है सर, हमारे सैटेलाइटों में लगी कई फोटो
उसकी बात की पुष्टि करते हैं। डायनासोर को देखे जाने के बाद और किसी छानबीन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रसंघ के कार्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लगभग सभी देशों के शासनाध्यक्ष उपस्थित थे। माननीय राष्ट्राध्यक्षों, आज पृथ्वी एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने जा रही है। हमको एक साथ मिलकर या तो इसका सामना करना पड़ेगा या एक तरफ खत्म हो जाना पड़ेगा। क्या बचकानी बात है। इस वक्त हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनसे हम आराम से इस महामानव को खत्म कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं सर। अगर हमारे हथियार उस तक पहुंच सके तो वह महामानव अद्भुत मानसिक शक्तियों का स्वामी है। वह किसी भी हथियार को अपने तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर सकता है, और अगर वह चाहे तो पूरी पृथ्वी को भी एक ही बार में नष्ट कर सकता है। इस समय हमको ताकत से नहीं बल्कि अकल से काम लेना होगा और मिलकर वह रास्ता खोजना होगा जिससे हम महामानव को रोक सके। ठीक इसी वक्त इसी पृथ्वी के एक ऐसे देश में जो दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था। अगर हम इस महामानव को अपने कब्जे में ले लें तो इसकी मानसिक शक्तियों द्वारा हम पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते हैं। आप हमेशा की तरह सही कह रहे हैं महामहिम। इससे आपकी दुनिया पर राज करने की इच्छा पूरी हो सकती है, परंतु कैसे? हमारे दास महान वैज्ञानिक वान द्वारा हमारी सैटेलाइट में फिट की गई उस ब्रेन वॉश किरण के जरिए जो किसी भी मस्तिष्क को शून्य कर सकती है। उस महामानव के पास बहुत विकसित मस्तिष्क अवश्य है, परंतु फिर भी है तो वह मस्तिष्क ही। जाओ, वान को मेरे पास भेज दो और सारी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार रहो। और कुछ ही घंटों बाद उत्तरी ध्रुव पर स्थित एक मृत ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े महामानव को खतरे का आभास हुआ। मेरा मस्तिष्क खतरे की तरंग ग्रहण कर रहा है, पर क्यों? क्या मुझ पर कोई हमला होने वाला है? और तभी क्षितिज पर एक लड़ाकू सुपरसोनिक जेट विमान उभरा। ओ, तो ये पृथ्वीवासी कीड़े मुझे खत्म करना चाहते हैं। अब तो इनको सबक सिखाना ही होगा। और हमला शुरू हो गया, लेकिन यह घातक हमला महामानव के लिए एक खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं था। और वह ज्यादा देर खेलने के मूड में भी नहीं था। उसके मस्तिष्क से एक घातक मानसिक तरंग निकली और ठीक उसी वक्त जल्दी वान, इस समय महामानव का पूरा ध्यान हमारे रोबोट चलित लड़ाकू जेटयान पर है। कहीं पर एक बटन तेजी से दबा। अंतरिक्ष से पृथ्वी की परिक्रमा कर रही एक सैटेलाइट का पैनल खुल गया। उसमें से एक नीली रोशनी की किरण तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ चली। महामानव की मानसिक तरंग और सैटेलाइट से निकली नीली ब्रेन वॉश किरणें लगभग एक ही साथ अपने अपने निशाने पर पहुंची और महामानव का दिमाग एकाएक शून्य हो गया। ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर बर्फ की ठंडी सतह पर उतरा और 2 मिनट बाद जब हेलीकॉप्टर दक्षिण की तरफ उड़ा तो महामानव का शरीर उसमें मौजूद था। और दूसरी तरफ, लेकिन हमको कोई भी कारगर योजना बनाने के लिए वक्त चाहिए। अगर हमारी योजना फेल हो गई तो हमको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो मुझको महामानव से मानसिक संपर्क करके और समय मांगना होगा। तभी अचानक, सर, महामानव का अपहरण हो गया। क्या? कैसे? हमारे सैटेलाइट ने पूरी घटना की रील खींच ली है सर। यह देखिए, पूरी रील देख चुकने के बाद इन जहाजों पर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे यह पता चले कि यह किस देश के है। महामानव का जिसने भी अपहरण किया है सर, उसने बहुत बड़ी गलती की है। महामानव को बांध कर रख पाना असंभव है, लेकिन इस अपहरण को देखकर मुझको यह आइडिया आ रहा है जिससे इस महामानव को रोका जा सकता है। और कहीं दूर महामानव एक खतरनाक हथियार बनने जा रहा था। क्या होश में तो नहीं आ जाएगा वान? नहीं महामहिम, हमने इसको ब्रेन वॉश किरण की जो मात्रा दी है उससे तो एक पूरे शहर को जिंदगी भर के लिए ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और फिर ये स्पेशल हार्मोन्स इसके दिमाग में प्रविष्ट होने के बाद इसका अपने दिमाग पर कोई वश नहीं रहेगा। इसके बाद यह महामानव सिर्फ आपका ही आदेश मानेगा महामहिम। तो जल्दी लगाओ, देर क्यों कर रहे हो?
लेकिन वान को महामानव की मानसिक शक्तियों का कतई अंदाज नहीं था, क्योंकि महामानव का मस्तिष्क जाग रहा था और उसको पूरी स्थिति समझने में क्षण भर भी नहीं लगी। तो इन मानवों ने मुझे किसी प्रकार अचेत करके बंदी बना लिया है। और फिर कमरे में तूफान फट पड़ा। वान का इंजेक्शन वाला हाथ कंधे से उखड़कर दूर जा गिरा। अब तानाशाह की बारी थी। मानसिक तरंग के हल्के से वार से ही महामहिम तानाशाह का शरीर आग की लपटों में घिर गया। महामानव को बांधने वाले स्टील के मजबूत पट्टे कच्चे धागे की तरह टूट गए। महामानव कमरे से बाहर निकला। अब तक उसका क्रोध भड़क चुका था और उसको रोकना असंभव था। इमारत से बाहर निकलकर क्रुद्ध महामानव ने अपना पहला निशाना इमारत को ही बनाया और इससे पहले कि इमारत का मलबा पूरी तरह से गिर पाता, महामानव ने ऊपर की तरफ देखा और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा उपग्रह अपने ब्रेन वॉश यंत्र सहित चूर चूर हो गया। परंतु महामानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। इन कीड़ों को ऐसा सबक देना चाहिए जिससे ये मुझ पर दोबारा हमला करने का साहस न कर सके। महामानव के हाथ हवा में उठे और देखते ही देखते आसमान का रंग काला हो गया। उसमें से एक भयानक बवंडर धरती पर उतरा और निर्दोष नागरिकों पर कहर बनकर टूट पड़ा। इमारतें ताश के पत्ते के घरों की तरह ध्वस्त होने लगी। ट्रकों जैसे भारी वाहन भी कागज के हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ने लगे। समुद्र में उठी 100 फुट ऊंची लहरों ने निकटवर्ती इलाकों में तांडव मचा दिया। एकदम से गर्मी हो गई। मेरा मस्तिष्क धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। मुझे ठंडक चाहिए, ठंडक ठंडक। और एकाएक आसमान की रंगत सफेद हो गई। धुंध की परत के अंदर से बर्फ के गोले गिरने शुरू हो गए। बवंडर से बेघर हुए नागरिक खून जमा देने वाली बेसमय ठंड से नीले पड़ने लगे। संयुक्त राष्ट्र में यह खबर पहुंचते देर न लगी। आइए सर, हमने महामानव का पता लगा लिया है सर, लेकिन उसे चारों तरफ तबाही फैला दी है सर। हमारी वीडियो स्क्रीन पर धूल और धुएं के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। और फिर कम्युनिकेशन रूम में वही हुआ जिसका मुझे डर था। महामानव को इस अपहरण ने इतना क्रोधित कर दिया है कि अब उसको विनाश के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। हमारे पास वक्त नहीं है सर। इस मुसीबत को अब भी अगर न रोका गया तो फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुझे तुरंत जाना होगा। महामानव के अपहरण से आइडिया लेकर तुमने जो प्लान बनाया है ध्रुव, वह है तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या सर? लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब हमारे पास और कोई फुल प्रूफ योजना बनाने का वक्त नहीं है सर। और फिर जहां अरबों जाने दांव पर लगी हो, वहां पर मेरी एक जान की क्या कीमत है? और 5 मिनट बाद ध्रुव ने अपनी योजना पर अमल शुरू कर दिया। मानो, यह विनाश रोक दो। मैं पृथ्वीवासियों का संदेश लेकर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर विनाश फैला रहा महामानव एकाएक छिटक गया। तुम तुरंत मुझे वहीं उत्तरी ध्रुव पर स्थित मृत ज्वालामुखी के मुहाने पर मिलो। ठीक है मानव, मैं तुमको स्वयं ही बुला रहा हूँ। परंतु ध्यान रखना, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो पूरी मानव जाति पछताएगी। और अगले ही पल एक रोशनी के घेरे ने ध्रुव को हवा में उठा लिया। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव, हम लोग यहाँ पर एकदम तैयार है। ध्रुव का शरीर तेजी से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने लगा। अगर मैं अपने दिमाग को एकदम शून्य रखूं तो महामानव मेरे विचार नहीं पढ़ पाएगा, वरना अगर उसने मेरे विचार पढ़कर हमारी योजना जान ली तो वह सतर्क हो जाएगा और हमारी योजना बेकार हो जाएगी। कहो मानव, पृथ्वीवासी क्या चाहते हैं? मुझसे सहयोग करके अपना विकास या मुझे क्रुद्ध करके अपना विनाश? लेकिन और यही ध्रुव से चूक हो गई। लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एकदम विचार शून्य है। पर क्यों? यानी तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहते हो? लेकिन महामानव सतर्क था। अगले ही क्षण ध्रुव का पूरा बदन जड़ हो गया। इस वक्त तुम्हारा दिमाग और शरीर मेरे कब्जे में है बच्चे। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे मस्तिष्क को नष्ट करके तुमको एक पल में नष्ट कर सकता हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मानवों को अपनी योजना के कारण अपनी आंखों से मरता देखो। और अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुमने मुझे मारने के लिए क्या योजना बनाई है। और दूसरी तरफ सारा काम ध्रुव की योजना के अनुसार ही हो रहा था। समय हो गया जनरल, मिसाइल छोड़ो। एक बटन दबा और अलग अलग सैनिक अड्डों से 4 न्यूक्लियर मिसाइलें उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने लगी। हमानों को तुरंत ही इस आने वाले खतरे का आभास हो गया। तो तुम्हारी योजना मुझे मिसाइलों से खत्म करने की थी, क्यों? अब तुम मेरी योजना देखो। महामानव के सोचने भर की देर थी और मिसाइल को कंट्रोल कर रहे जनरल का दिमाग शून्य हो गया। हालांकि यह कोई जान नहीं पाया। एक काम पूरा हुआ, अब मिसाइलों की बारी है। उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती मिसाइलों से मानसिक तरंगों के 4 वार टकराए और मिसाइलों के रुख 4 अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। अब ये मिसाइलें मानव की बस्ती में वह तबाही मचाएंगी जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। लेकिन महामानव को ध्रुव की जबरदस्त इच्छा शक्ति का आभास नहीं था, क्योंकि ध्रुव के दिमाग का एक भाग अभी भी ध्रुव के अपने वश में था। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। महामानव इस वक्त अपनी मानसिक शक्ति के एक भाग को मिसाइलों को मोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसकी पकड़ मुझ पर कुछ ढीली है। लेकिन मुझे अपने शरीर को इंच भर भी हिलाने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और मेरा दिमाग मुझे अपनी उंगलियां तक हिलाने नहीं दे रहा। और कहीं दूर एक मिसाइल प्रशांत महासागर में स्थित एक निर्जन द्वीप पर गिरी। उस द्वीप का नाम निशान तक मिट गया। बाकी बची 3 घातक मिसाइलें भी धरती के अन्य भागों की तरफ बढ़ चल रही। तबाही और मौत सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। और दूसरी तरफ अपनी इच्छा शक्ति को एकत्र करके ध्रुव के चेहरे से पसीने की नाले बह रहे थे और आखिरकार उसकी मुट्ठी खुल गई और टेनिस की गेंद जितना बड़ा एक काला गोला सदियों से सोए ठंडे ज्वालामुखी के अंदर तेजी से गिरने लगा। काला गोला जो वास्तव में एक मिनी परमाणु बम था। और कुछ ही क्षण बाद ज्वालामुखी के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। गर्म लावे को दबाने वाली भारी पत्थरों की मोटी परत के टुकड़े टुकड़े हो गए और दहकता लावा तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। ज्वालामुखी के आसपास का तापमान बढ़ने लगा और महामानव को वातावरण गर्म होता महसूस हुआ। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगी, महामानव का दिमाग बेहोशी में डूबने लगा। ये क्या? ज्वालामुखी तो फटने वाला है। मुझे अपनी मानसिक तरंगों द्वारा इसे फटने से रोकना चाहिए, लेकिन फिर मिसाइलों पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा। ओह, मैं क्या करूं? मुझ पर इसकी पकड़ ढीली हो रही है। यही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्रुव ने अपनी इच्छा शक्ति को एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू किया और वह मानसिक कैद से आजाद हो गया। अब वक्त बहुत कम था। ध्रुव का हाथ तेजी से घूमा और महामानव के पैर जमीन से उखड़ गए। उसका शरीर एक बार फिर दहकते ज्वालामुखी के गर्भ में गिरने लगा। करोड़ों वर्ष पुराना दृश्य दोहराया जा रहा था। इससे पहले की गर्मी से उसका पूरा मस्तिष्क बेहोशी की गिरफ्त में कैद हो पाता, उसने अपने शरीर को मानसिक सुरक्षा कवच पहना दिया और उसी क्षण ज्वालामुखी फट गया। एक जोर का धमाका हुआ। पृथ्वी के गर्भ से हजारों टन पत्थर राख आकाश छूने लगे और महामानव का बेहोश मगर सुरक्षित शरीर हजारों टन भारी पत्थरों के नीचे दब गया। और ऊपर ध्रुव ने मानव जाति को बचा लिया था, परंतु उसका स्वयं बच पाना मुश्किल था। कहीं और मिसाइल अब अपने निशाने से कुछ ही क्षण दूर थी कि तभी मिसाइलों के कंट्रोल पैनल पर बैठे जनरल का दिमाग महामानव की मानसिक कैद से आजाद हो गया। जनरल, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी तीनों मिसाइलें लंदन, मॉस्को और दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। सारी सर, मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं था। मैं तुरंत मिसाइलों को अंतरिक्ष की तरफ बढ़ाता हूँ। महानगरों की गगनचुंबी इमारतों को लगभग छूती हुई घातक मिसाइलें अंतरिक्ष की तरफ मुड़ गई और अंतरिक्ष में पल भर के लिए 3 सूरज चमके। अब पृथ्वी सुरक्षित थी, लेकिन ध्रुव नहीं। उत्तरी ध्रुव पर दहकता लावा बर्फ को भाप में बदलता हुआ ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था। बर्फ की मोटी सतह पतली होती जा रही थी और आखिरकार ध्रुव के पैरों के नीचे की बर्फ की सतह ने जवाब दे दिया। मुझे इसी बात का डर था। इतने ठंडे पानी में तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी मेरे शरीर को गर्म नहीं रख पाएगा। मेरे हाथ पैर तो अभी से सुन्न हो रहे हैं। खून का दौरा भी रुकता सा महसूस हो रहा है, पर मैं
यहाँ से बाहर भी तो नहीं निकल सकता, क्योंकि गर्म लावा चारों तरफ से मेरी ओर आ रहा है। अब थोड़ी देर में मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी। लगता है कि आज मेरा अंत आ ही गया, लेकिन किस्मत भी बहादुरों को साथ देती है। अनल, वह रहा ध्रुव, वह ठंडे पानी में गिरा हुआ है। ओ माय गॉड, तुरंत रस्सी को नीचे लटकाओ। अपनी आधी चेतना में ध्रुव को महसूस हुआ कि दो हाथ उसको सर्द पानी से बाहर निकाल रहे हैं, और 5 मिनट बाद गर्म कंबल में लिपटा ध्रुव गर्मा गर्म कॉफी की चुटकियां ले रहा था। मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है ध्रुव, लेकिन तुम्हारे जैसा जाबाज कभी नहीं देखा। मैं तुमको सैल्यूट करता हूँ। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी जगह आप भी होते तो आपने भी ऐसा ही किया होता। और फिर बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा प्लान 100% कामयाब रहा। 100% तो नहीं सर, क्योंकि मेरा प्लान था कि महामानव का दिमाग मिसाइलों में उलझा रहेगा और इस बीच मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन महामानव चूंकि सतर्क था, इसलिए वो मेरा प्लान काफी हद तक समझ गया था, पर पूरा प्लान नहीं, क्योंकि सौभाग्यवश वह अंत तक यही समझता रहा कि हम उसको मिसाइलों से खत्म करना चाहते हैं। वैसे उस डायनासोर की क्या हाल है? हमें दुख है कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन उस डायनासोर के लिए अमेरिकी सरकार ने एक नया म्यूजियम बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा ध्रुव म्यूजियम। एक ऐसा हीरो के नाम पर जिसने महामानव को खत्म करके पूरी मानव जाति को नष्ट होने से बचाया था। क्या कह रहे हैं सर? वो अभी भी जिंदा है?